हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज हम समझने वाले हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम से रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में, यानी तथ्यों की सुसंगति। इस चैप्टर को हम आज स्टार्ट करने वाले हैं और काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसलिए सेक्शंस को एक एक करके डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अभी तक हम चैप्टर 1 पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने प्रारंभिक के बारे में समझा था, जिसमें सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल वगैरह के बारे में बताता है और सेक्शन नंबर 2 हमें बताता है डेफिनेशन क्लॉज के बारे में। तो वो दोनों हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। इसके अलावा जो पहला वीडियो था हमारा बीएसए पे, उसमें हमने बीएसए के इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा समझा था कि कब से ये लागू हुआ, कितने सेक्शंस, कितने चैप्टर्स और कितने इसमें पार्ट्स वगैरह हैं। तो वो सब हम पहली वीडियो में समझ चुके हैं। आज का जो वीडियो है ये हमारा तीसरा वीडियो है बीएसए पर, और इसमें हम समझेंगे बीएसए के चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जो हमें तथ्यों की सुसंगति यानी रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में बताता है। तो आज हम इसको अच्छे से समझने वाले हैं। सेक्शंस की अगर बात करें तो मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया था बीएसए के कि इसमें सेक्शन दिए गए हैं सेक्शन 3 से लेके 50 तक। अब ये जितनी भी धाराएं हैं 3 से लेके 50 तक, हर सेक्शन अलग बात करता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमने इन्हें अच्छे से समझ लिया तो आगे चीज़ों को समझने में हमारे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो आज सारे सेक्शन तो कवर नहीं हो पाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा मोस्टली जो सेक्शंस हैं वो हम देख लेंगे। तो सेक्शन 3 से लेकर 50 तक तथ्यों की सुसंगति से संबंधित है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपको बीएसए के भारतीय साक्ष्य अधिनियम के हिंदी पेड नोट्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो 9639264080, और नोट्स के प्राइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सबसे पहले आता है सेक्शन नंबर 3, यानी धारा 3, जो हमें बताती है विवादक या सुसंगत तथ्यों का ही साक्ष्य दिया जा सकेगा। अब देखो, हमें है ना बीएसए समझने के लिए सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि सेक्शन 3 क्या कहना चाह रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमें सबसे ज़रूरी बात ये बताता है कि अगर हमें किसी भी चीज़ का एविडेंस देना है तो हम किस चीज़ का एविडेंस दे सकते हैं, केवल विवादक तथ्य यानी फैक्ट इन इशू का, है ना, या फिर सुसंगत तथ्यों का यानी कि रेलिवेंट फैक्ट का। तो इन्हीं दो चीज़ों का हम साक्ष्य दे सकते हैं कोर्ट में। देखो, ये एक ऐसा सेक्शन है जो पार्टीज़ को कोर्ट में एविडेंस देने की अनुमति देता है, उनको अलाउ करता है, और लेकिन उस पर एक चीज़ की रेस्ट्रिक्शन लगाता है। सबसे ज़रूरी चीज़ क्या लगा रहा है रेस्ट्रिक्शन, कि अगर आपको कोर्ट में किसी भी पार्टी को अगर कोर्ट में एविडेंस देना है तो वो केवल रेलिवेंट फैक्ट या फिर फैक्ट इन इशू का ही साक्ष्य या एविडेंस दे सकते हैं। कोई भी फैक्ट अगर आप कोर्ट में एविडेंस के तौर पर देखो नहीं रख सकते। सबसे पहली ज़रूरी चीज़, सिर्फ 2 ही फैक्ट है जिनको आप एविडेंस के तौर पर कोर्ट में रख सकते हो। ठीक, 2 चीज़ें हैं। पहला है विवादक तथ्य, जैसे मैंने बताया था कि फैक्ट इन इशू क्या होता है, यानी जो मेन मुद्दा हो, मेन मुद्दे को बोलते हैं फैक्ट इन इशू, एक ऐसा फैक्ट जो इशू में हो। और दूसरा है रेलेवेंट फैक्ट, यानी सुसंगत तथ्य जो उस मुद्दे से लीगल कनेक्शन में हो। ठीक, तो 2 चीज़ें हैं जो आप कोर्ट में रख सकते हैं। सेक्शन में कहा गया है कि किसी भी वाद या मामले या कार्यवाही में विवादक तथ्यों या सुसंगत तथ्यों का ही साक्ष्य दिया जा सकता है। तो ये इस तरीके से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर बात करें इसके एक्सप्लेनेशन की, एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये जो सेक्शन है किसी भी पर्सन को, किसी भी व्यक्ति को ऐसे फैक्ट का एविडेंस देने के लिए समर्थ नहीं बनाएगी जिसे सिविल प्रक्रिया से संबंधित, जो आपका सीपीसी है उससे संबंधित किसी लागू विधि के किसी प्रोविज़न के द्वारा साबित करने के हक से वंचित कर दिया गया हो। यानी इसके अकॉर्डिंग अगर सीपीसी यानी जो आपका सिविल प्रोसीजर कोड है उसका कोई भी प्रोविज़न किसी भी एक पार्टी को कोई एविडेंस देने से मना कर रहा है, तो जो बीएसए है आपका उसे अलाउ नहीं कर सकता, उसे परमिशन नहीं दे सकता। यानी अगर कोई और कानून है, या तो सीपीसी है या फिर तत्समय लागू कोई और अदर लॉ है ना, जैसे कि एक्सप्लेनेशन में अभी यहाँ पे बताया हुआ है कि आपको ये फैक्ट दिखाने का राइट नहीं है अगर, और आप उसका सबूत नहीं दे सकते अगर उस लॉ में मना कर दिया गया है। ठीक, और भले ही वो रेलेवेंट क्यों ना हो, अगर उस लॉ में मना किया गया है या तो सीपीसी में मना किया गया है या फिर कोई और अदर तत्समय लागू कोई विधि है, अगर उसमें मना किया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बीएसए में उसको प्रूव कर दोगे, है ना, क्योंकि वहाँ पे मना कर दिया तो फिर यहाँ पे बीएसए के अंदर भी आप उसको नहीं दे सकते कोर्ट में, क्योंकि उसको वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। अब यहाँ पे देखो एक इलस्ट्रेशन दिया गया है। इलस्ट्रेशन को अगर हम समझें तो इसमें कहा गया है कि बी की मृत्यु के आशय से, यानी बी को मारने के आशय से, उसकी इंटेंशन से उसे लाठी से मारकर हत्या करने के लिए ए का ट्रायल चल रहा है। ए का ट्रायल क्यों हो रहा है कि उसने बी को लाठी से मारा।
उसकी इंटेंशन थी उसको मारने की, इसलिए उसने उस पर लाठी से वार किया। अब यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जो है यहाँ पे फैक्ट इन इशू हो सकती है ना, मुद्दे की बात हो सकती है। क्या हो सकती है? ए के द्वारा बी को लाठी से मारना, ये सबसे पहली चीज़ है, इस चीज़ पर क्वेश्चन अराइज होगा। दूसरा, ए का ऐसी मार द्वारा बी की मृत्यु करना, यानी उसने उसको मारा और लाठी से जो उसको मार दी गई उससे बी मर गया। तीसरा, बी की मृत्यु करने का ए का आशय, इंटेंशन। तो तीन चीज़ें यहाँ पर देखी जाएंगी अगर ए का ट्रायल होता है बी की मृत्यु के लिए, और वो भी लाठी मारकर। यहाँ से ये मुद्दे की चीज़ें निकल सकती हैं। तो यहाँ से क्या चीज़ें निकलेंगी? तो ये इसका इलस्ट्रेशन है और ये इस चीज़ को क्लियर करता है कि आप सिर्फ रेलेवेंट फैक्ट का या फिर फैक्ट इन इशू का ही कोर्ट में एविडेंस दे सकते हो, अदरवाइज आप नहीं दे सकते। तो किसी भी चीज़ का अगर आपको एविडेंस देना है, किसी भी फैक्ट का अगर एविडेंस देना है कोर्ट में, तो वो या तो मेन मुद्दा होना चाहिए जिसको हम फैक्ट इन इशू कहते हैं, या फिर उस मुद्दे से लीगल कनेक्शन में होना चाहिए जिसे हम रेलेवेंट फैक्ट कहते हैं। ओके, इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 4, जो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे से रिलेटेड है। सीधा आपसे कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे आपको बताना है, या अगर आप प्री के एग्जाम कहीं पे दे रहे हो तो आपसे सीधा ये डॉक्ट्रिन पूछ लिया जाता है कि बीएसए के किस सेक्शन में है ये। तो सेक्शन नंबर 4 बात करता है रेस जेस्टे के सिद्धांत की। इसमें बताया गया है कि एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति, यानी उन सारे फैक्ट की रेलिवेंसी के बारे में बात करता है जो एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर होते हैं, एक ही संव्यवहार में होते हैं। तो ये बात कर रहा है सेम ट्रांजैक्शन। अगर सेम ट्रांजैक्शन के हिस्से में कोई भी फैक्ट है और उसकी रेलिवेंसी दिखानी है तो वो यहाँ इस सेक्शन के अंदर आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग जो फैक्ट है वो फैक्ट एंड इशू ना होने पर भी, मतलब कोई भी अगर तथ्य ऐसा है जो विवादक तथ्य नहीं है, जो फैक्ट इन इशू नहीं है, मतलब मुद्दा नहीं है, फिर भी वो फैक्ट एंड इशू या रेलेवेंट फैक्ट की तरह ही इस तरह से कनेक्टेड हो कि वो एक ही ट्रांजैक्शन का पार्ट लगे, एक ही संव्यवहार का भाग लगे, तो वो फैक्ट भी आपका रेलेवेंट हो जाएगा और उसका भी आप एविडेंस दे सकते हो, है ना। भले ही वो टाइम अलग हो, अलग अलग समय पर, अलग अलग जगह पर हुआ हो। और इस सेक्शन को ही हम डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे भी कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि सेम ट्रांजैक्शन में हुई सारी चीज़ों को इसमें रेलेवेंट माना जाता है और उस सभी का एविडेंस आप कोर्ट में दे सकते हो। यानी जैसे एक ही स्टोरी है, कोई कहानी है, उसके अलग अलग हिस्से होते हैं, तो वो अलग अलग हिस्से भी उस कहानी में इंपॉर्टेंट होते हैं। उसी तरीके से ये सेक्शन हमें बताता है। सेक्शन कहता है कि जो फैक्ट विवादक ना होते हुए, मतलब मुद्दा ना होते हुए, फैक्ट इन इशू ना होते हुए भी किसी विवादक तथ्य से या सुसंगत तथ्य से इस तरह से जुड़ा हो, उससे इस तरीके से कनेक्टेड हो कि वो एक ही ट्रांजैक्शन के पार्ट हैं, तो वे तथ्य रेलेवेंट हैं, चाहे वो उसी समय पे, उसी स्थान पे, या अलग अलग समय पे, या अलग अलग जगहों पर क्यों ना हुए हों। है ना, समझ आया क्या कहना चाह रहा है सेक्शन? तो आई होप यहाँ तक की चीज़ें मतलब आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो, इसमें एक इलस्ट्रेशन देखेंगे, दृष्टांत क्या कहना चाह रहा है। दृष्टांत कह रहा है कि बी को पीटकर उसकी हत्या करने का ए अभियुक्त है, मतलब ए ने पहले बी को मारा और फिर उसका मर्डर कर दिया पीट कर। अब ए जो है इस मामले में एक्यूज़ है। ए या बी, उनके पास खड़े हुए जो लोग थे, जो भी उनके आसपास खड़े थे जिस टाइम पे उनकी लड़ाई हुई थी, या उससे पहले जो भी उनके बीच में हुआ, या उसके बाद जो भी लोगों ने कहा, देखा, सुना, वो सब उसी ट्रांजैक्शन का पार्ट बन गया और इस चीज़ का आप एविडेंस कोर्ट में दे सकते हो और ये सब रेलेवेंट माने जाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे दो लोगों में लड़ाई हुई और लड़ाई के टाइम पे जो भी लोगों ने देखा, सुना, जो आसपास के लोग थे, तो उन लोगों का जो भी लोग वो कहेंगे कि हाँ ये तो आपस में लड़ रहे थे या इनके बीच में इस तरीके की बहस हो रही थी किसी चीज़ को लेकर, तो अगर वो सारी चीज़ें हैं तो वो सब सेक्शन नंबर 4 में रेलेवेंट हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं वो कनेक्टेड है उस चीज़ से, ठीक। तो यही हमें बताता है सेक्शन नंबर 4। कुछ केसेस देख लेते हैं, जैसे रटन वर्सेस क्वीन का केस है, काफ़ी पुराना केस है, और एक केस है आपका आर वर्सेस फोस्टर का केस। रटन वर्सेस क्वीन के केस में भी आप रेस जेस्टे के पॉइंट को देख सकते हो। इस मामले में होता क्या है कि एक पर्सन था, उसने अपनी वाइफ की हत्या का उस पर आरोप था कि भाई इसने अपनी वाइफ की हत्या की है, और उसने अपने बचाव में कहा था कि उससे जो गोली चली है, एक तरीके से मतलब उस पर यह आरोप था कि उसने गोली मारकर अपनी वाइफ का जो है वो मर्डर कर दिया। उसने कहा कि मुझसे तो ये एक्सीडेंटली हो गया, मतलब दुर्घटनावश मुझसे गोली चल गई थी, मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी जिससे उसकी मृत्यु हो जाती। तो उसके खिलाफ एक एविडेंस ये भी था कि उसकी वाइफ ने घटना से पहले फ़ोन मिलाया था और कहा था कि मुझे पुलिस की ज़रूरत है फ़ोन मिलाकर, और इस तरीके से जल्दी जल्दीबाजी में वहाँ पर फ़ोन कट चुका था और उसके बाद जो है कॉल कट गई थी। तो उसके बाद कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो पूरा का पूरा मामला है ये कोई एक्सीडेंट तो है नहीं,
क्योंकि कोई भी व्यक्ति मतलब सपने में भी ये नहीं सोच सकता कि उसके साथ दुर्घटना होने वाली है। और इस सब चीज़ों को, ये जो भी कुछ हुआ उन सबको एक ही ट्रांजैक्शन का पार्ट मानकर इसको सेक्शन नंबर 4 में रेलेवेंट माना गया। लड़की का फ़ोन मिलाना और इस बात को बताना कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है, ये सब चीज़ें यहाँ पे रेलेवेंट मानी गई। ठीक, नेक्स्ट आता है आर वर्सेस फोस्टर। ये भी काफ़ी पुराना केस है, 1834 का केस है। और इस केस में होता क्या है कि इस मामले में एक एक्यूज़ था, उस पर यह आरोप था कि उसने गाड़ी तेज़ी से चढ़ाकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी, मतलब एक्सीडेंट से उसने सामने वाले की जान ले ली। वहीं एक व्यक्ति ने देखा कि भाई गाड़ी जो है वो बहुत तेज़ी से आ रही थी, बहुत तेज़ स्पीड में आ रही थी। उसने क्या किया कि दुर्घटना होते हुए नहीं देखा, बस गाड़ी को तेज़ स्पीड से आते हुए देखा। लेकिन तुरंत बाद ही उसने देखा कि जो घायल व्यक्ति था, मतलब जिसको टक्कर लगी थी, वो चिल्ला रहा था। उसने उसकी चीख सुनी और वो भागकर उसके पास पहुंचा। उसने उसे बताया कि गाड़ी ने उसको टक्कर मार दी जिसके पास वो पहुंचा। तो इस मैटर में क्या होता है, इस पूरे केस में जो मृतक था उसने भी ये बोला था कि हाँ, घटना हो जाने के बाद क्या क्या हुआ या उससे पहले क्या हुआ। तो लगभग कई सारे सेकंडों में वो सब कुछ हो गया था। तो इसे भी यहाँ पर उस चीज़ का पार्ट माना गया कि जो कुछ भी व्यक्ति ने सुना था उस टाइम पर, तो वो भी सब रेस जेस्टे के अंदर ही माना गया, क्योंकि वो सेम ट्रांजैक्शन की चीज़ें थी। ठीक, तो यहाँ पर रेस जेस्टे हमें यही बताता है ये सिद्धांत कि अगर सेम ट्रांजैक्शन में कोई ऐसी चीज़ हुई है तो वो भले ही रेलेवेंट ना हो, लेकिन वो रेलेवेंट हो जाती है अगर वो आपके फैक्ट इन इशू से या रेलेवेंट फैक्ट से कनेक्टेड हो। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 5। ये 3 चीज़ों की बात करता है, ओकेजन, कॉज एंड इफेक्ट, यानी अवसर, हेतुक और परिणाम। अब सेक्शन 5 ऐसे फैक्ट को देखो रेलेवेंट बना रहा है और आपको ये परमिशन दे रहा है कि आप ऐसे फैक्ट का भी कोर्ट में एविडेंस दे सकते हो जिनमें या तो ओकेजन, अवसर की बात हो रही है, या हेतुक की बात हो रही है, या फिर परिणाम, इफेक्ट की बात हो रही है। तो अगर ऐसी कोई चीज़ है तो वो यहाँ पे सेक्शन 5 में आपका रेलेवेंट हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि देखो जब हम इस सेक्शन को पढ़ते हैं ना, तो इसमें हमें कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं। सिंपल वर्ड्स में जिस तरह से देखो, जिस वजह से कोई घटना हुई है ना, जिसका परिणाम उस घटना के बाद निकला, वो भी कोर्ट में रेलिवेंट फैक्ट के तौर पर आप दे सकते हो। साधारण शब्दों में हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, यानी यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ए ने बी का मर्डर किया। ठीक, तो मर्डर से पहले क्या सीन था, उसका परिणाम क्या था, जिस वजह से मर्डर हुआ है ना, क्या सामने वाले को अवसर मिला था उसका मर्डर करने का, उसके बाद उसके मर्डर के बाद क्या उसका असर हुआ, क्या उसका इफेक्ट हुआ, वो सारी चीज़ों को रेलेवेंट बनाता है आपका सेक्शन नंबर 5। ये ध्यान रखना है। कहता है वे तथ्य सुसंगत हैं जो सुसंगत तथ्यों या विवादक तथ्यों के प्रसंग हेतुक या परिणाम हैं। प्रसंग हेतुक या परिणाम जो उस स्थिति को गठित करते हैं जिसमें वे घटित हुए हैं। ठीक, जिसमें वे हुए हैं और जिसने उनके घटित होने का अवसर दिया, मौका दिया। तो एक तरीके से ओकेजन की बात करते हैं, अपॉर्चुनिटी की इसमें बात की गई है, तो इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे इलस्ट्रेशन देखो, इलस्ट्रेशन से समझेंगे। अब देखो क्वेश्चन ये है कि क्या ए ने बी को लूटा, क्या ए ने बी को लूटा। अब ये जो फैक्ट है ये रेलेवेंट है कि लूट से थोड़ी देर पहले बी अपने कब्जे में पैसा लेकर किसी मेले में गया और उसने दूसरे व्यक्ति को उन्हें दिखाया कि मेरे पास तो पैसे हैं। अब दिखाया तो उसने एक तरीके से मौका दिया सामने वालों को पैसे दिखाकर। तो जब उसने मौका दिया तो सामने वालों को लूटने का मौका मिल गया, उनको पता लग गया किसके पास पैसे हैं। तो अगर इस चीज़ को आप प्रूव करना चाहो कोर्ट में कि बी यहाँ पे उसने ऐसा किया था, उसने पैसा दिखाया था सामने वाले को, तो ये क्या था, उसने ओकेजन, उसने अपॉर्चुनिटी दी थी सामने वाले को, एक मौका दिया था, अवसर दिया था। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे रेलेवेंट हो जाएंगी सेक्शन नंबर 5 के अंदर। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखें। प्रश्न ये है कि क्या ए ने बी की हत्या की। अब देखो यहाँ पे मर्डर की बात हो रही है, तो उस स्थान पे जहाँ मर्डर किया गया था या उसके आसपास ज़मीन पर गुत्थम गुत्था के निशान, मतलब लड़ाई के निशान, के दोनों के बीच में लड़ाई हुई, ये सारी चीज़ें, ये सब इसका इफेक्ट, इसका परिणाम, और लड़ाई हुई उसके बाद उसने उसका मर्डर किया। तो अगर इस तरीके की कोई भी चीज़ें हैं तो वो यहाँ पर आप सेक्शन 5 में रेलेवेंट हो जाएगा। 3 चीज़ों की बात करता है, ध्यान रखना है। ठीक, और सारी ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस सेक्शन को देखो तो देखो इसमें 3 तरह के फैक्ट रेलेवेंट बताए गए हैं। अवसर, मौका दिया, है ना, ऐसे तथ्यों का आप साक्ष्य दे सकते हो जो मुख्य रूप से होने का मौका बनते हैं, जो मेन फैक्ट होते हैं ना, उनका होने का वो मौका बन गए। ठीक है ना। इसका जो हमने भी इलस्ट्रेशन देखा उसमें देखा हमने कि कैसे वो मेले में गया और उसने उसको पैसे दिखाए कि मेरे पास पैसे हैं, तो एक तरीके से उसने मौका दिया अपने आप को लूटने का। तो ये फैक्ट आपके रेलेवेंट हो जाएंगे। हेतुक, हेतुक मतलब कॉज,
कारण आपके पास था, तो वो सारी सिचुएशंस, वो सारी परिस्थितियों का आप एविडेंस दे सकते हो जिसके कारण जो मेन फैक्ट है वो पैदा हुए हो। कारण से ही आप पता लगा सकते हो कि कोई कार्य क्यों हुआ, उसका क्या कारण था, क्या रीज़न था, तो ये यहाँ पे रेलेवेंट हो जाएगा। ठीक है ना। और इसके बाद है परिणाम, इफेक्ट, है ना। कार्य जब कुछ ना कुछ होता है, कोई ना कोई एक्ट होता है, तो उसका कुछ ना कुछ असर तो होता ही है ना, उसका कुछ ना कुछ प्रभाव तो वो छोड़ ही जाता है। और ये उस कार्य के होने को ही दर्शित नहीं करता जब कोई प्रभाव होता है, बल्कि उसकी पूरे नेचर को बताता है कि किस तरीके से उसका परिणाम हुआ, उसका इफेक्ट कैसे हुआ। ठीक, जैसे किसी भी व्यक्ति की जो मृत्यु हुई है वो सुसाइड से हुई है, आत्महत्या से हुई है या हत्या से हुई है, तो ये घटना का प्रभाव देखकर ही आपको जानना पड़ता है ना, क्योंकि आत्महत्या और हत्या के जो प्रभाव होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये सेक्शन 3 चीज़ों के बारे में बात करता है, 3 तरह के फैक्ट को रेलेवेंट बनाता है। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 6। ये कहता है हेतु, तैयारी और आचरण। अब देखो, अभी हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था अवसर, हेतुक और परिणाम, वहाँ पे 3 चीज़ें थी। यहाँ पर भी हमारी 3 चीज़ें हैं, तीनों चीज़ों को ध्यान रखना है। ये बात कर रहा है मोटिव की, प्रिपरेशन की और आपके कंडक्ट की। ठीक, कंडक्ट कैसा, चाहे पहले का हो या बाद का हो। ठीक, तो यहाँ पे कहा गया है कि कोई भी फैक्ट रेलेवेंट है जो किसी फैक्ट इन इशू यानी विवादक तथ्य या रेलेवेंट फैक्ट यानी सुसंगत तथ्य का हेतु है यानी उसका मोटिव है, या फिर उसकी तैयारी को दिखाता है कि किस तरीके से उस चीज़ की तैयारी की गई और क्या मोटिव था, या फिर किसी वाद मामले के पक्षकार के अभिकर्ता का, या तो वाद के जो भी मामला चल रहा है उसकी या तो पार्टीज़ का हो या फिर उनके पार्टीज़ के एजेंट का हो, उनका विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में, और किसी ऐसे पर्सन का कंडक्ट जिसके खिलाफ कोई अपराध किसी कार्यवाही के बारे में है वो सुसंगत है। तो एक तरीके से यहाँ पे कंडक्ट भी जो है वो सुसंगत माना गया है, तैयारी मानी गई है, और मोटिव चाहे उससे पहले का हो या बाद का, मतलब कंडक्ट चाहे पहले का हो चाहे बाद का, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कंडक्ट है तो वो यहाँ पे रेलेवेंट माना जाएगा। कहने की बात ये है कि ये जो सेक्शन है आपका, ये 3 लोगों के कंडक्ट को रेलेवेंट बनाता है। एक तो पार्टीज़ का कंडक्ट हो गया, उनका क्या आचरण है, एक उनके एजेंट का जो पार्टीज़ के एजेंट हैं, और तीसरा विक्टिम का जो पीड़ित है। तो एक तरीके से यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि किस चीज़ को ये रेलेवेंट बना रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, सेक्शन 5 और 6 में आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। सेक्शन 5 अलग चीज़ों की बात करता है, सेक्शन 6 अलग चीज़ों की बात कर रहा है। ठीक, तो अगर ये सारी चीज़ें हैं और आपको ये चीज़ें प्रूव करनी है तो आप इनका जो है वो क्या दे सकते हो, एविडेंस दे सकते हो। एक्सप्लेनेशन की बात करें, जैसे आचरण शब्द में कथन नहीं आते। ये कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति का आचरण है, आप आचरण की बात कर रहे हो, किसी के कंडक्ट की बात कर रहे हो, तो उसमें आपके स्टेटमेंट नहीं आएंगे जब तक कि वो स्टेटमेंट उन स्टेटमेंट से अलग कार्यों के साथ साथ उन्हें स्पष्ट करने वाले ना हो। लेकिन इस एक्ट या किसी और सेक्शन में उन स्टेटमेंट की जो रेलेवेंसी है, उनकी जो सुसंगति है, उस पर इस स्पष्टीकरण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कंडक्ट में आपका स्टेटमेंट शामिल नहीं है, वो स्टेटमेंट तभी रेलेवेंट होगी जब वो कंडक्ट के साथ बोली गई हो और उस एक्ट को एक्सप्लेन करती हो, उसको दर्शाती हो। यानी सिंपल वर्ड्स में अगर किसी ने कोई स्टेटमेंट दी है तो वो रेलेवेंट नहीं होगी, लेकिन अगर उस स्टेटमेंट के साथ कोई और एक्शन भी कर दिया तो वो रेलेवेंट हो जाएगा। ठीक, यही कहना चाह रहा है एक्सप्लेनेशन नंबर 1। अब बात करेंगे एक्सप्लेनेशन नंबर 2 की। ठीक, एक्सप्लेनेशन नंबर 2 कहता है कि जब किसी व्यक्ति का आचरण सुसंगत है तब उससे या उसकी उपस्थिति में किया गया कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी कथन सुसंगत है जो उस आचरण पर प्रभाव डालता है। तो ये कहता है कि जब किसी आदमी का कंडक्ट रेलेवेंट है, किसी भी आदमी का कंडक्ट है और वो सुसंगत है, तो उसके सामने अगर किसी और ने अगर कोई बात बोली है या बोलने से उसका कंडक्ट बदल गया तो वो भी रेलेवेंट हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखो, ए को पुलिस अरेस्ट कर लेती है, ए को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और कहती है कि उसके फिंगरप्रिंट एक रिवॉल्वर पर मिले हैं, जिसे सुनते ही ये भागने की कोशिश करने लगा। अब यहाँ पर ये सुनने के बाद पुलिस के स्टेटमेंट को सुनकर उसका जो कंडक्ट सामने आया वो यहाँ पर रेलेवेंट हो जाएगा। यही कहना चाह रहा है एक्सप्लेनेशन नंबर आपका 2। ठीक, अब देखो यहाँ पर भी सेक्शन 5 की तरह 3 चीज़ों को रेलेवेंट बताया गया है। 3 चीज़ों का आप एविडेंस कोर्ट में दे सकते हो आमतौर पर, जैसे हेतु यानी कि मोटिव। ठीक है ना, मोटिव क्या होता है? तो मोटिव एक ऐसी पावर होती है जो आदमी को, किसी भी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए मजबूर कर देती है ना, और उसके इरादे को, जो उसकी इंटेंशन है ना, उसको प्रभावित करती है। ठीक, और व्यक्ति उस एक्ट को करने के लिए मजबूर हो जाता है। तो मोटिव अगर है किसी चीज़ में तो वो आपको दिखाना है, यहाँ पे आप उसको रेलेवेंट कर सकते हो। नेक्स्ट है तैयारी। तैयारी तो आप जानते ही हो,
है ना। अगर किसी भी काम को करने के बाद आपको लगे कि कोई ऑफेंस हो गया है, और ऑफेंस के बाद आपको बताना तो होगा ना कि इसने पहले तैयारी की थी, है ना। ये दूसरी चीज़ है इस सेक्शन में जो इम्पोर्टेंट है। तो इसका साक्ष्य भी सुसंगत माना जाएगा। ठीक, विवादक और जितने भी सुसंगत तथ्य हैं उनके घटने से पहले उसके लिए जो भी तैयारी में काम किए गए होते हैं वो आप यहाँ पर रेलेवेंट बना सकते हो, वो सुसंगत होते हैं। ठीक, क्योंकि किसी भी अपराध को करने की तैयारी करना भले ही अपने आप में अपराध ना हो, लेकिन अपराध होने के बाद तो तैयारी बहुत ज़्यादा सुसंगत होनी चाहती है ना, उसको रेलेवेंट माना जाएगा यहाँ पर। जैसे हत्या से पहले कोई रिवॉल्वर खरीद के लाना, चाकू खरीद के लाना, तो वो एक तरीके से तैयारी को दिखाता है। नेक्स्ट है आचरण, यानी कि कंडक्ट। ठीक, ये इसका तीसरा नियम है इस सेक्शन का। व्यक्ति का जो आचरण होगा वो साक्ष्य विधि में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, उसका कंडक्ट भी आप बता सकते हो और यहाँ पर इस चीज़ का एविडेंस दे सकते हो। इसके बाद इसमें हम एक इम्पॉर्टेंट केस देखेंगे, कहर सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1988 का केस है। इस केस में मोटिव की बात हुई थी और कोर्ट ने कहा था कि भाई हेतु जो होता है, जो मोटिव होता है, वो ना तो अपने आप में कोई ऑफेंस होता है, ना तो अपने आप में कोई अपराध है, और ना अपराधी को घटना से जोड़ने के लिए काफ़ी है। लेकिन जब ऑफेंस हो जाता है, जब मान लो कोई अपराध हो गया, तो उसके बाद जो मोटिव का एविडेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसलिए आप अगर मोटिव का एविडेंस देना चाहो तो उसको यहाँ पर सुसंगत बनाया गया है इस सेक्शन के अंदर। हेतु के साक्ष्य से बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध होता है, जो मोटिव होता है और जो एविडेंस होता है उनमें आपस में बहुत ही इंपॉर्टेंट संबंध होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना हेतु के, बिना मोटिव के कोई काम नहीं करता। इसीलिए ये प्रिज्यूम करा जाता है, ये उपधारणा की जा सकती है कि कार्य किसी व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति ने ना किया हो, या ऐसे व्यक्ति ने किया हो जिसके पास ऐसा करने का कोई हेतु रहा हो। मतलब हमेशा से ये माना जाता है, कोर्ट ये मानकर चलती है कि जो एक्ट किया गया है वो ऐसे व्यक्ति के द्वारा ही किया गया है जिसका ज़रूर कोई ना कोई मोटिव होगा उस एक्ट को करने के पीछे। तो वही चीज़ें यहाँ पे कोर्ट ने इस केस में कही है। केस इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मोटिव से रिलेटेड है और आपका इस सेक्शन से कनेक्टेड है, तो इसलिए सेक्शन 6 में ये केस थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 7। ये बात करता है विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पूर्व स्थापन के लिए ज़रूरी तथ्य, यानी उन सारे फैक्ट को रेलेवेंट बताता है जो विवादक तथ्य यानी फैक्ट इन इशू, या फिर रेलेवेंट फैक्ट जो सुसंगत तथ्य होते हैं उनको एक्सप्लेन करते हों या फिर उनको इंट्रोड्यूस करते हों, और साथ ही कुछ और चीज़ों की भी रेलेवेंसी बताता है। सेक्शन 7 के हिसाब से जो फैक्ट किसी भी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के स्पष्टीकरण का मतलब होता है उनको एक्सप्लेन करते हों या फिर उनको इंट्रोड्यूस करते हों, अगर ये सारी चीज़ें बताता है तो वो यहाँ पर रेलेवेंट होगा और उसका आप एविडेंस दे सकते हो। सरल शब्दों में अगर कहूँ तो कोई भी तथ्य जो किसी विवादक या सुसंगत तथ्य का बैकग्राउंड बताता है, जैसे उसे एक्सप्लेन करना या उसका इंट्रोडक्शन बताना, तो वो रेलेवेंट होते हैं। ठीक, और सेक्शन 7 में आप उनका एविडेंस दे सकते हो। अब इसमें कई सारी चीज़ें हैं, है ना, इसमें क्या है, कई सारी चीज़ें होंगी, काफ़ी सारी चीज़ें आ सकती हैं। नेक्स्ट है किसी विवादक तथ्य सुसंगत तथ्य द्वारा सुझाए गए अनुमान का समर्थन या खंडन करने वाले फैक्ट। तो ऐसे फैक्ट जो किसी फैक्ट इन इशू यानी कि जो मेन मुद्दा होता है, या रेलेवेंसी वाले जो फैक्ट होते हैं, जो रेलेवेंट फैक्ट होते हैं, उनको सुझाए गए अनुमान को या तो सपोर्ट करते हैं या फिर उसका अपोज जाते हैं, उसके दूसरी तरफ जाते हैं, तो वो भी यहाँ पे रेलेवेंट माने जाएंगे और उसका भी आप एविडेंस दे सकते हो। ठीक, जैसे हम किसी भी चीज़ को देखकर आइडिया लगा लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट मैच आप देख रहे हो और क्रिकेट मैच देखते देखते आप एकदम से ये अनुमान लगा लेते हो, आप ये मान लेते हो कि भाई कोई क्रिकेटर बहुत अच्छा है, अब वो तो सिक्सर मारेगा ही मारेगा। तो आपने पहले से ही बढ़िया तरह, आपको उस चीज़ का एक्सपीरियंस है, तो आपने उस चीज़ का अनुमान लगा लिया ना कि ये तो सिक्सर मारेगा ही। ठीक उसी तरह से भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी जिन तथ्यों के बेसिस पर कोई एजम्पशन बन रहा हो, उस एजम्पशन को सपोर्ट करने के लिए या उसका खंडन यानी उसको अपोज करने के लिए जो भी फैक्ट हैं वो सारे के सारे यहाँ पर रेलेवेंट होंगे। ठीक, पॉइंट नंबर 3 जो बात करता है किसी व्यक्ति या वस्तु की पहचान स्थापित करने वाले, व्यक्ति या वस्तु की पहचान यानी आइडेंटिटी बताते हैं। ये देखो आइडेंटिटी की यहाँ पे बात हो रही है, चाहे वो कोई चीज़ हो या कोई व्यक्ति हो, तो अगर उनकी पहचान आइडेंटिटी बताते हैं तो वो भी यहाँ पे रेलेवेंट होंगे। जैसे कहीं पर चोरी हुई तो चोर की पहचान करना, कहीं पर किसी का मर्डर हो गया तो मर्डरर की पहचान करना, उसकी आइडेंटिटी, तो वो सब यहाँ पे रेलेवेंट होगा। तो सेक्शन 7 ये कहता है कि वो फैक्ट जो किसी की आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करने का काम करते हैं वो भी यहाँ पे रेलेवेंट होंगे और उनके भी आप एविडेंसेस दे सकते हो।
नेक्स्ट है वो समय या स्थान तय करते हैं जब कोई विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य घटित हुआ हो। यानी कि कोई भी फैक्ट जो विवादक तथ्य यानी फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट के होने का टाइम या जगह फिक्स करते हैं, वो भी यहाँ पे रेलेवेंट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ए का मर्डर हुआ, ये फैक्ट इन इशू है, मेन मुद्दा है, और लेकिन उसका मर्डर किस टाइम हुआ, किस जगह पर हुआ, ये जो तथ्य बताएगा ना, ये बताने वाले तथ्य यहाँ पर रेलेवेंट हो जाएंगे। ठीक है ना, टाइम और समय की बात हो रही है, टाइम की भी बात हो रही है और जगह की भी बात हो रही है। उन पक्षकारों का संबंध दर्शित करते हैं जिनके द्वारा ऐसे तथ्य का संव्यवहार किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि कोई भी ऐसा फैक्ट जो रिलेशन ऑफ पार्टीज शो करता है। पार्टीज का क्या रिलेशन है, पक्षकारों का आपस में संबंध क्या है, जिनसे किसी फैक्ट का ट्रांजैक्शन किया गया था, तो वो तथ्य भी यहाँ पे सुसंगत हो जाएगा। समझ आया? तो बेसिकली जो सेक्शन नंबर 7 है वो उन सारे फैक्ट को रेलेवेंट बताता है जो किसी फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट को या तो एक्सप्लेन करते हैं, उनको इंट्रोड्यूस करते हैं, या फिर उसका बैकग्राउंड बताते हैं, या अनुमान का समर्थन या खंडन करते हैं, या किसी व्यक्ति या चीज़ की, कोई भी वस्तु है उसकी आइडेंटिटी बताते हैं, या वो समय स्थान तय करते हैं, जगह बताते हैं जहाँ पर कोई विवादक या सुसंगत तथ्य घटित हुआ है, या फिर पार्टीज का रिलेशन बताते हैं। ठीक, तो ये सारे के सारे फैक्ट आपके सेक्शन नंबर 7 में रेलेवेंट हो जाएंगे। दृष्टांत की अगर बात करें तो दृष्टांत में कहा गया है कि ए पर लांछन लगाने वाले अपमान लेख के लिए बी पर ए ने केस फाइल कर दिया, उस पर मुकदमा दायर कर दिया, क्योंकि बी ने ए के खिलाफ मानहानि लेख छापा था। तो यहाँ पर बी कहता है कि भाई ये बात सच है कि जो अपमान लेख में है वो सारी बातें सच है। पक्षकारों की उस समय की स्थिति, उनके रिलेशन, उनके संबंध क्या थे जब अपमान लेख पब्लिश हुआ था, उसका प्रकाशन हुआ था, ये सब रेलेवेंट फैक्ट की पूरी स्थापना यानी उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए सुसंगत माने जाएंगे। ठीक, तो ये अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो वो सारे के सारे यहाँ पे इस सेक्शन के अंदर रेलेवेंट हो जाएंगे। सेक्शन नंबर 8 ये डील करता है कॉन्स्पिरेसी से, इसलिए देखो हमने अलग से सेक्शन का एक कीवर्ड निकाल लिया जो बात कर रहा है कॉन्स्पिरेसी की। देखो सेक्शन नंबर 8 ये कहता है कि षड्यंत्रकारी द्वारा जो भी बोला गया या किया गया सामान्य परिकल्पना के बारे में वो सब कुछ भी आपका रेलेवेंट है, षड्यंत्र यानी कॉन्स्पिरेसी को प्रूव करने के लिए। सेक्शन 8 के हिसाब से सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा कही गई या की गई बातें, यहाँ पे ये बताया गया है कि युक्तियुक्त आधार पर यह विश्वास कि 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्तियों के द्वारा षड्यंत्र किया गया है, जो एक्ट किया गया है उस कॉन्स्पिरेसी के अनुसरण में उस समय के बाद जब उनमें से किसी एक के द्वारा उनका आशय मन में धारण था, मतलब उनकी ऐसी इंटेंशन थी। कार्य का संबंध सामान्य आशय से होना चाहिए और कार्य का साक्ष्य इन उद्देश्यों के लिए होना चाहिए। क्या उद्देश्य होने चाहिए जो एक्ट किया गया है? षड्यंत्र का अस्तित्व साबित करने के लिए, मतलब आपको कॉन्स्पिरेसी का जो है वो एग्जिस्टेंस साबित करनी है कोर्ट में, और दूसरा ये साबित करने के लिए कि कोई व्यक्ति उस कॉन्स्पिरेसी का पक्षकार था, कोई उसमें शामिल था उस कॉन्स्पिरेसी में। तो अगर आपको सरल शब्दों में मैं कहूँ तो जब 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर किसी क्राइम को करने की साजिश रचते हैं, है ना, साजिश ही बोलेंगे ना, षड्यंत्र रचते हैं, तो उनमें से कोई भी कुछ बोलता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ लिखता है, ये तीनों ही चीज़ें यहाँ पे हैं, तो वो सब कुछ रेलेवेंट होगा, एक दूसरे के खिलाफ होगा, और वो सब बातें सभी पर अप्लाई होंगी और एविडेंस बन जाएंगी। तो सेक्शन 8 सिर्फ हमें यही बताता है कि अगर आपको कॉन्स्पिरेसी, कोई क्राइम होने के बाद अगर मान लो आपको कोई कॉन्स्पिरेसी साबित करनी है जिसे मिलकर 2 या 2 से ज़्यादा लोगों ने किया है उस कॉन्स्पिरेसी को, तो उन्होंने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी लिखा, है ना, उस कॉन्स्पिरेसी के अनुसरण में, उस ऑफेंस को करने के लिए, उस क्राइम को करने के लिए, तो वो सब कुछ यहाँ पे आपका रेलेवेंट हो जाएगा। बस यहाँ पर इन पर्पस के लिए किया गया हो, आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि षड्यंत्र का अस्तित्व आपको साबित करना है और ये साबित करना है कि कोई व्यक्ति उस षड्यंत्र का पक्षकार है। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 9 जो कहता है वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है कब सुसंगत है। तो सेक्शन देखो क्या बात करता है। सबसे पहली बात तो ये सेक्शन डॉक्ट्रिन ऑफ एलिबी से डील करता है, जिसका मतलब है कि व्यक्ति कहीं और था, और इस सेक्शन के हिसाब से जो रेलेवेंट नहीं है वो रेलेवेंट बन जाता है अगर वे किसी विवादक या सुसंगत तथ्य से असंगत हैं, मतलब इनकंसिस्टेंट हैं, अगर वो ऐसे फैक्ट इन इशू से या फिर रेलेवेंट फैक्ट से। और दूसरा पॉइंट कहता है वे स्वयं ही या अन्य तथ्यों के संसर्ग में किसी विवादक या सुसंगत तथ्य का अस्तित्व या अनस्तित्व अत्यंत अधिसंभाव्य या अनधिसंभाव्य बनाते हैं। यानी अगर वो फैक्ट खुद या किसी दूसरे फैक्ट से कनेक्शन बनाता हुआ, है ना,
कनेक्शन बनाता हुआ किसी चीज़ यानी फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट की एग्जिस्टेंस या उनकी नॉन एग्जिस्टेंस को बहुत ही अधिसंभाव्य यानी उसको प्रोबेबल या इम्प्रोबेबल बनाता है, यानी या तो चीज़ें हो सकती हैं या नहीं हो सकती। अगर ऐसा कुछ है तो ये सभी चीज़ें होने के बाद भी वो फैक्ट रेलेवेंट हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9। सिंपल वर्ड्स में अगर मान लो कोई भी फैक्ट है, वो सेक्शन 4 से लेके 8 तक या 10 या 11, 12, 13, 14 है ना, आगे के जितने भी सेक्शन हैं उनमें अगर वो रेलेवेंट नहीं है तो वो उसको रेलेवेंट आप बना सकते हो सेक्शन 9 में। सेक्शन 9 में दो चीज़ें बताई गई हैं। एक तो फैक्ट को रेलेवेंट बनाने के लिए पहली बात तो ये है कि जो बात फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट के बिल्कुल विपरीत हो, उसके बिल्कुल उलट हो, है ना, असंगत वर्ड यूज़ हुआ है, तो अगर बिल्कुल उसके विपरीत है या फिर उसके बिल्कुल उलट है तो भी आप उसको सुसंगत बना सकते हैं। और दूसरा, अगर किसी बात से किसी फैक्ट या तथ्य का होना या ना होना बहुत ज़्यादा मजबूत लगने लगे तो वो फैक्ट रेलेवेंट बन जाता है। अब यहाँ पे असंगत या इनकंसिस्टेंट का मतलब समझो पहले। जैसे एग्जाम्पल में मर्डर हुआ था चेन्नई में मान लो, लेकिन ये कहता है कि वो तो भाई लद्दाख में था उस टाइम पे, तो ये फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट के विपरीत हो गया ना, है ना। मर्डर कहाँ पे हुआ? चेन्नई में हुआ, लेकिन ये तो कह रहा है कि भाई मैं तो उस टाइम पे लद्दाख में था। तो जो मेन मुद्दा था कि मर्डर किस जगह पर हुआ, वो उसी बात के उलट है ना, उसी चीज़ के यहाँ पे अलग पॉइंट में चला गया। अब जैसे इसमें दृष्टांत में भी सेम यही चीज़ दी गई है ना, इलस्ट्रेशन में भी तो यही बात है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है। अब इसमें एक चीज़ जो मैंने आपको बताई कि इसमें अनियंत्र उपस्थिति का सिद्धांत दिया गया है। अनियंत्र उपस्थिति, तो वो सारे फैक्ट जो अन्यथा सुसंगत नहीं है वो सुसंगत हो जाएंगे अगर वो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से अलग हो, मतलब उसके असंगत हो, ठीक है ना। और इसी सेक्शन के जो सेकंड पॉइंट था अभी जो हमने देखा यहाँ वाला, ये सेकंड पॉइंट, कि वह खुद ही किसी विवादक तथ्य सुसंगत तथ्य का अस्तित्व, मतलब उनका जो एग्जिस्टेंस है उसको वो हाईली प्रोबेबल या इम्प्रॉबेबल बना देते हैं। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो किसी काम के होने या ना होने को मजबूत बनाता है। जैसे ये कहता है कि जब क्राइम हुआ तो मैं कहीं और था, इसे ही बोलते हैं देखो एलिबी, कि मैं तो कहीं पर और था, है ना। इसे ही वो कह रहा है ना कि मैं तो कहीं और था। तो अनियंत्र उपस्थिति की यहाँ पे बात हो रही है। इसमें कुछ केसेस यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये इंपॉर्टेंट केस है, थोड़ा सा देख लेते हैं इसे। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि भैया इस बात का स्पष्ट सबूत हमें मिलना चाहिए कि जो व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं घटना स्थल पर नहीं था, तो इस बात का मजबूत सबूत उसे देना चाहिए कि मैं वहाँ पर हो ही नहीं सकता था। और सेकंड है सखाराम वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, 1992 का केस है। इस मामले में भी कोर्ट ने कहा कि अगर किसी अभियुक्त का एलिबी का बचाव असफल हो जाए, मतलब वो अपना बचाव क्या दे रहा है कि मैं तो उस टाइम पे कहीं और पे था जब क्राइम हुआ, तो अगर वो व्यक्ति इस तरह का अपना बचाव देता है, इस चीज़ का डिफेंस ले रहा है और उस टाइम पे उसका वो बचाव असफल हो जाए, वो उसे प्रूफ ना कर पाए, तो इससे ये नहीं मान लेना चाहिए कि वो दोषी है। उसे दोषी साबित करने का भार प्रोसिक्यूशन पर बना रहेगा। तो ये सारी चीज़ें कोर्ट ने इन केसेस में कही और काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन नंबर 10 ये बात कर रहा है डैमेजेस यानी नुकसानी के बारे में। देखो यहाँ इसका कीवर्ड है नुकसानी, इसमें डैमेजेस की बात हो रही है। सेक्शन 10 कहता है कि नुकसानी के लिए रकम अवधारित करने के लिए कोर्ट को समर्थ बनाने की प्रवृत्ति रखने वाले जो फैक्ट होते हैं वो रेलेवेंट होते हैं। यानी वो फैक्ट भी यहाँ पे रेलेवेंट बताया गया है जो कोर्ट की हेल्प किसी अमाउंट या किसी रकम को डिटरमाइन करने के लिए करते हैं। लेकिन एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है इस सेक्शन में वो ये है कि सेक्शन 10 जो है वो सिर्फ सिविल केसेस पर अप्लाई होगा, क्योंकि ये उन केसेस की बात करता है जिसमें कंपनसेशन का दावा किया जाता है। और साधारण शब्दों में जब किसी केस में मुआवजा या डैमेजेस मांगे गए हैं तो हर वो बात जो कोर्ट को डिसाइड करने में मदद करेगी कि कितना मुआवजा मिलना चाहिए वो रेलेवेंट होती है, ठीक है ना। यही बात कही गई है इस सेक्शन में। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 11 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बात करता है अधिकार या रूढ़ी यानी राइट्स एंड कस्टम्स की। ये कहता है कि कोई भी फैक्ट रेलेवेंट हो जाएगा जब वो किसी अधिकार या रूढ़ी यानी किसी राइट या कस्टम की एग्जिस्टेंस के बारे में प्रश्न हो कोर्ट के सामने और कोर्ट को तय करना हो और कोर्ट के सामने ये मुद्दा बना हुआ हो। तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स दिए गए हैं कि जहाँ किसी अधिकार रूढ़ी के अस्तित्व के बारे में कोई क्वेश्चन है तो वहाँ पर ये फैक्ट रेलेवेंट होंगे। कोई भी ट्रांजैक्शन जिसके द्वारा प्रश्नगत अधिकार या रूढ़ी दावाकृत, सर्जित, उपांतरित, मान्यकृत, इनकार की गई या उसके एग्जिस्टेंस सुसंगत है। सेकंड, वो सारे स्पेशल एग्जाम्पल्स, वो सारे विशिष्ट उदाहरण जिनमें वो अधिकार, रूढ़ी, दावाकृत, मान्य प्रयोग की गई या वो पहले से उसका प्रयोग कंट्रोवर्शियल था या उसका अनुसरण नहीं किया गया था। 2 चीज़ें दी गई हैं।
तो कोई भी ट्रांजैक्शन अगर ऐसा है जिससे वो राइट कस्टम क्रिएट किया गया, क्लेम किया गया, मॉडिफाई, रिकॉग्नाइज, डिनाई किया गया, या फिर कोई भी पर्टिकुलर इंस्टेंस है, आप उसको उसका एविडेंस दे सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर किसी गांव में आप जाओ तो वहाँ के जो भी बुज़ुर्ग वगैरह होते हैं वो यहाँ पर, मान लो अगर आप कहो कि भाई यहाँ पर एक कुआं था, तो वो कहते हैं कि हाँ यहाँ पे तो पहले टाइम पे कुआं था, हम जिससे पानी भरते थे। तो अब अगर किसी ने उस पर कब्जा कर लिया और अगर इस बात का मान लो विवाद हो गया इस बात पर कि क्या वो कुआं उस व्यक्ति के परिवार के लोगों का हक था या नहीं, या अगर पुरानी किसी चीज़ को निकाल कर लाया जाए या फैक्ट लाया जाए तो वो रेलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि वो किसी रूढ़ी को के बारे में बता रहा है, किसी कस्टम के बारे में बता रहा है, किसी राइट के बारे में बता रहा है। ठीक है ना। अगर इसके बारे में वो बता रहा होगा तो उस कभी भी अगर उस पर क्लेम किया गया था पहले या उसको मॉडिफाई किया गया तो वो यहाँ पर रेलेवेंट हो जाएगा। सरल शब्दों में जब किसी केस में ये डिसाइड करना हो कि भाई कोई राइट या कोई भी कस्टम था और पहले वो था, तो पुराने फैक्ट से, पुरानी बातों से उसको दिखाया जा सकता है जो उसका एग्जिस्टेंस, उसके अस्तित्व के बताते हैं, वो फैक्ट यहाँ पर आपके रेलेवेंट माने जाएंगे। यहाँ पर एक देखो इलस्ट्रेशन भी दिया गया है, इसमें कहा गया है कि क्या ए का किसी मीन क्षेत्र पर, कोई मत्स्य क्षेत्र पर राइट था या नहीं, तो ये सारे फैक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ए के पूर्वजों का उस क्षेत्र पर विलेख, कोई अगर ऐसी डीड वगैरह है, ए के पिता का उस क्षेत्र का बंधक, मॉर्गेज वगैरह उन्होंने रखा, या ए के पिता का उस बंधक के मत्स्य क्षेत्र के बाद किया जाने वाला जो भी अनुदान वगैरह था वो सब यहाँ पर रेलेवेंट हो जाएगा। सूरजमणि वर्सेस दुर्गाचरण के केस की बात करें, केस को देख लेते हैं। इस केस में कोर्ट ने कहा था कि अधिकार और रूढ़ियाँ, जो भी राइट्स और कस्टम होते हैं उनको स्पष्ट करने के लिए अगर कोई ट्रांजैक्शन की बात हो रही है या किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस की बात हो रही है, विशिष्ट उदाहरण की बात हो रही है, तो वो सुसंगत होते हैं, लेकिन ये किसी अपराध के अस्तित्व को साबित करने के बारे में सुसंगत नहीं होते। यानी अगर आप किसी विशिष्ट उदाहरण की बात करते हैं, किसी ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, तो वो सिर्फ यहाँ पर राइट और कस्टम्स को तो क्लैरिफाई कर सकते हैं, उनका साक्ष्य आप दे सकते हो, लेकिन अगर किसी क्राइम के बारे में बात होगी तो उसके अस्तित्व के बारे में ये यहाँ पर रेलेवेंट नहीं होंगे। फिर आप ये नहीं कह सकते कि ट्रांजैक्शन से या विशिष्ट उदाहरण को हम उस चीज़ में यूज़ करें, तो वो ऐसा नहीं होगा। तो सेक्शन नंबर 11 जो है यही बात करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन नंबर 12, मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना को दर्शाने वाले तथ्य। ये बेसिकली उन फैक्ट को रेलेवेंट बताता है जो स्टेट ऑफ माइंड या बॉडीली फीलिंग्स को दर्शाते हैं। तो ये सारे के सारे फैक्ट आपके यहाँ पर रेलेवेंट हो जाएंगे। काफ़ी सारे पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं, इसलिए हमने इसके अलग पॉइंट्स निकाले हैं। इसमें बताया गया है कि कोई भी अगर इंटेंशन है ना, मन की कोई भी दशा, जैसे किसी की इंटेंशन, किसी की नॉलेज, गुड फेथ, उपेक्षा मतलब लापरवाही, नेग्लिजेंस, उतावलापन, वैमनस्य, सदिच्छा, और भी काफ़ी सारे पॉइंट है इसमें, शरीर की दशा यानी स्टेट ऑफ बॉडी या बॉडीली फीलिंग, अगर ये सारे इन सबके अस्तित्व को दर्शित करने वाला कोई फैक्ट है तो वो यहाँ पर इस सेक्शन में रेलेवेंट हो जाएगा। जब ऐसे मन की या शरीर की शारीरिक संवेदना की किसी ऐसी दशा का अस्तित्व विवादक या सुसंगत है, यानी अगर कोर्ट के सामने कोई ऐसे प्रश्न है इन सब चीज़ों को लेकर, तो उसका जो एग्जिस्टेंस है वो आप बता सकते हो, मतलब इन सब चीज़ों के बारे में आप एविडेंस दे सकते हो, अगर वो खुद ही विवादक हो, मतलब फैक्ट इन इशू हो, या फिर वो खुद ही रेलेवेंट हो। स्पष्टीकरण की अगर बात करें तो स्पष्टीकरण में कहा गया है कि मन की वो दशा साधारण रूप से नहीं बल्कि विशिष्ट विषय के बारे में अस्तित्व में है। ये एक्सप्लेनेशन कहता है कि जो फैक्ट सेक्शन 12 में रेलेवेंट है वो स्टेट ऑफ माइंड जनरली नहीं होना चाहिए, बल्कि उस पर्टिकुलर मैटर में ही होना चाहिए जो क्वेश्चन आज कोर्ट के सामने उठा है। जैसे कि जनरली गुस्सा, आदत यहाँ पर रेलेवेंट नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति जनरली ऐसा करता है तो वो यहाँ पर रेलेवेंट नहीं होगा, बस उस खास विषय के बारे में ही वो रेलेवेंट माना जाएगा जो कोर्ट के सामने मुद्दा उठा है। एक्सप्लेनेशन नंबर 2, जब किसी अपराध के अभियुक्त के ट्रायल में उस अभियुक्त के द्वारा किसी अपराध का पहले करना रेलेवेंट हो, तब ऐसे व्यक्ति की जो प्रीवियस कन्विक्शन है, मतलब उसकी जो पूर्व दोष सिद्धि है, उसका भी सुसंगत तथ्य माना जाएगा। यानी अगर एक्यूज को पहले सज़ा मिली हुई हो किसी भी ऑफेंस के लिए, तो उस पर्सन की जो पहले वाली दोष सिद्धि थी वो भी रेलेवेंट फैक्ट होगी यहाँ पर, यह इसमें बताया गया है। यहाँ पर दृष्टांत देख लेते हैं। पहले दृष्टांत में यही बताया गया है कि ये जो है वो चुराया हुआ माल, कि भाई वो चुराया हुआ है, उसे पता था, उसको प्राप्त करने का इच्छुक है। अब यहाँ पे ये साबित कर दिया जाता है कि भाई उसके कब्जे में कोई खास चुराई हुई चीज़ थी। अब ये फैक्ट इस नाते देखो रेलेवेंट हो जाएगा क्योंकि उस समय उसके कब्जे में कोई दूसरी चुराई हुई चीज़ें भी थी, तो जो चीज़ें उसके कब्जे में थी उनमें से हर एक के बारे में वो जानता था। देखो सो नॉलेज थी, नॉलेज की बात यहाँ पर हुई है। अभी तो पढ़ा हमने पॉइंट में कि इंटेंशन हो, नॉलेज हो, गुड फेथ हो, है ना, बॉडीली फीलिंग हो, कुछ भी हो,
अगर ये चीज़ है, अब देखो यहाँ पे जानने की बात हुई है, यानी कि उसको नॉलेज थी कि ये चीज़ चुराई हुई है, फिर भी वो उसको अपने कब्जे में रखता है, तो ये चीज़ आप इसको यहाँ पे प्रूव कर सकते हो, इस चीज़ का एविडेंस दे सकते हो कि ए को नॉलेज थी। और नॉलेज किस सेक्शन में बताई गई है? सेक्शन नंबर 12 में रेलेवेंट बताई गई है, अगर वो विवादक या सुसंगत है। नेक्स्ट है ए बी की मानहानि करने का अभियोग है ए पर बी की। ये फैक्ट कि बी के बारे में ए पहले से ही प्रकाशन किए जिनसे बी के प्रति ए का वैमनस्य दिखता है, ये रेलेवेंट है कि प्रकाशन द्वारा बी की मानहानि करने का ए का इंटेंशन साबित। अब देखो इंटेंशन भी की भी हमने बात पढ़ी थी, यहाँ पे इंटेंशन हो, नॉलेज हो, है ना, गुड फेथ वगैरह, वो सब यहाँ पे रेलेवेंट है। तो यहाँ पे ए का इंटेंशन आप प्रूव कर सकते हो, यहाँ पे प्रूव किया जा सकता है, इसका एविडेंस दिया जा सकता है। तो सेक्शन नंबर 12 हुआ। बात कर लेते हैं सेक्शन नंबर 13 की। कार्य अचानक से हुआ या इंटेंशनली हुआ, इस प्रश्न पर प्रकाश डालने वाले फैक्ट भी आपके रेलेवेंट माने जाएंगे। तो जब कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन होता है कि भाई कोई एक्ट इंटेंशनली किया गया या एक्सीडेंटली हुआ, तो कोई भी फैक्ट जो उस सीरीज़ का हिस्सा बन रहा हो वो सारे के सारे रेलेवेंट हो जाएंगे, ये बताने के लिए कि वो एक्सीडेंटली हुआ या फिर इंटेंशनली किया गया, जानबूझ के किया गया। तो अगर कोई भी फैक्ट इस चीज़ को बताता है तो वो यहाँ पर रेलेवेंट हो जाएगा। दृष्टांत देख लेते हैं। ए पर यह अभियोग है कि अपने घर के बीमे के पैसे लेने के लिए उसने अपने ही घर को आग लगा दी। अब ये फैक्ट कि एक तो कई घरों में एक के बाद एक दूसरे में रहा, जिनमें से हर एक का उसने अग्नि बीमा लिया, है ना, बीमा उसने कराया था और उनका पैसा वो लेता रहा। तो हर एक घर में जो आग लगी है वो इस नाते रेलेवेंट है कि क्या वे जितने भी अग्निकांड हुए हैं, एक के घर में जो आग लगी है, क्या वो अचानक से लगी है या फिर अचानक से लग गई या फिर उसने जानबूझ के लगाई। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे रेलेवेंट हो जाएंगी, क्योंकि कोर्ट के सामने इस टाइम पे क्वेश्चन क्या है, ये जानना है कि भाई जो एक्ट हुआ है वो अचानक से हो गया, एक्सीडेंटली हो गया या फिर इंटेंशनली किया गया। तो अगर इस चीज़ का कोई क्वेश्चन कोर्ट के सामने है तो उसको आप सेक्शन 13 में रेलेवेंट कर सकते हो और उसको आप एविडेंस दे सकते हो। सेक्शन नंबर 14, कारोबार के अनुक्रम में उसका अस्तित्व बताने वाले तथ्य कब सुसंगत होते हैं। बस ये कोर ऑफ बिजनेस की बात करता है और उसे रेलेवेंट बताता है कि जब कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन होता है कि भाई कोई विशिष्ट कार्य किया गया था, तब कारोबार के अनुक्रम में उस कोर ऑफ बिजनेस का अस्तित्व एक सुसंगत तथ्य है जिसके अनुसार वो काम जो है वो आमतौर पर किया जाता। जैसे कोर्ट के सामने प्रश्न ये है कि भाई कोई विशिष्ट पत्र भेजा गया या नहीं भेजा गया। अब यहाँ पे तो बताया गया कि भाई बिजनेस के अनुक्रम में तो लेटर्स रोज़ ही भेजे जाते हैं, खास स्थान पर रख दिए जाते हैं, वो डाक में डाले जाने के लिए ले जाए जाते थे। अब वो पत्र उस स्थान में रख दिया गया था, कोर्ट यही मानकर चलेगा, ठीक। या फिर दूसरा दृष्टांत कि प्रश्न ये है कि क्या कोई खास पत्र ए को मिला। अब ये तो फैक्ट रेलेवेंट होगा कि उस उचित अनुक्रम में डाक में डाला गया था और दोबारा भेजे जाने वाले केंद्र पर नहीं लौटा, तो कोर्ट यही सोचेगा कि हाँ भाई उसको मिल गया होगा। मुबारक अली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1957 का केस है और ये केस हम इसमें देखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। केस में कोर्ट ने कहा कि कोर्ट के सामने पहले तो देखो ये तर्क था कि केवल किसी पत्र को डाक में डाल देने से उपधारणा नहीं करनी चाहिए कि वो पत्र पहुंच गया होगा, वो लेटर पहुंच गया होगा, जब तक ये साबित ना हो जाए कि वो लेटर रिटर्न ऑफिस पे वापस नहीं आया। तो बस यही बात कोर्ट ने इस केस में कही है। तो आज जो हमारा चैप्टर 2 शुरू है ना, 3 से लेकर 50 तक के सेक्शंस, सारे सेक्शंस तो एक वीडियो में कवर करने पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम एक एक को अच्छे से समझते हैं, तो इसलिए हमने आज सेक्शन 3 से लेकर 14 तक के सेक्शंस कवर किए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 15 से पढ़ेंगे और अभी भी बहुत सारे अच्छे इसमें सेक्शंस हैं और बहुत सारी अलग अलग बातें कहते हैं। कौन सा सेक्शन किस फैक्ट की रेलेवेंसी बताता है वो हमें समझना है। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बीएसए की आगे के सेक्शंस के साथ। आज की वीडियो में इतना ही।